नमस्कार मित्रों तथा प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर आर.सी. श्रीवास्तव, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ ज्योग्राफी, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर गवर्नमेंट कॉलेज श्री गंगानगर आपका स्वागत करता हूं। आज का टॉपिक सिंचाई से संबंधित है, जिसमें इंदिरा गांधी नहर परियोजना या इंदिरा गांधी कैनाल प्रोजेक्ट पर बात की जाएगी। राजस्थान के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में राजस्थान नहर परियोजना, जो अब इंदिरा गांधी नहर परियोजना के नाम से जानी जाती है, का उद्देश्य मरुस्थलीय भूमि पर सिंचाई द्वारा कृषि करना है। इस नहर का कमान क्षेत्र राजस्थान के थार मरुस्थल के उत्तर पश्चिमी भाग में स्थित है। इसमें श्री गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर तथा चूरू जिलों के भाग सम्मिलित हैं। ये पाकिस्तान की सीमा के साथ साथ लगभग 23,725 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर विस्तृत है। ये नहर परियोजनाओं में अपने किस्म की भारत की सबसे बड़ी परियोजनाओं में से एक है। नहर का उद्भव या ओरिजिन ऑफ द कैनाल। ये नहर पंजाब के फिरोजपुर जिले में सतलज तथा व्यास नदियों के संगम पर स्थित हरिके बैराज से निकाली गई है, जिसमें महाराणा प्रताप सागर पोंग बांध से जल उपलब्ध कराया जाता है। इस पर 31 मार्च 1958 को काम आरंभ हो गया था। पंजाब में इस नहर के द्वारा सिंचाई नहीं होती और वहाँ इसका नाम राजस्थान फीडर रखा गया है। इस फीडर की कुल लंबाई 204 किलोमीटर है। फीडर से आगे मुख्य इंदिरा गांधी नहर की लंबाई 445 किलोमीटर है। इसका शीर्ष राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में मसीतांवाली नामक स्थान के निकट स्थित है। इस नहर का अंतिम भाग या टेल ऑफ द कैनाल जैसलमेर जिले में मोहनगढ़ नामक स्थान के निकट स्थित है। सागरमल गोपा शाखा के साथ साथ इस नहर का कमान क्षेत्र बाड़मेर जिले के गदरा रोड तक विस्तृत है। इसका निर्माण कार्य 2 चरणों में किया जा रहा है। इसमें 11 अक्टूबर 1967 में जल छोड़ा गया था और 1 जनवरी 1987 को यह अंतिम छोर तक पहुंच गया था। मुख्य नहर की 2 प्रकार की शाखाएं हैं। नहर के दाहिनी ओर की शाखाएं प्रवाह वाहिकाएं या फ्लो चैनल्स कहलाती हैं, जबकि रावतसर शाखा को छोड़कर बाएं किनारे की शेष सभी शाखाएं उत्थापन वाहिकाएं या लिफ्ट कैनाल्स हैं। इसका कारण यह है कि नहर के पश्चिम की ओर भूमि का ढाल पाकिस्तान की सीमा की ओर मंद है, जबकि नहर के पूर्वी तथा दक्षिण पूर्वी भाग में भूमि का तीव्र ढाल नहर की ओर है। इसलिए नहर को पंपों की सहायता से नहर के ढाल के विरुद्ध उठाना पड़ता है। इसको 2 चरणों में बनाया गया है, जिसमें प्रथम चरण या फर्स्ट स्टेज की बात पहले करते हैं। प्रथम चरण में 204 किलोमीटर लंबी फीडर नहर 189 किलोमीटर की लंबी मुख्य नहर तथा 2960 किलोमीटर लंबी वितरिकाओं का निर्माण सम्मिलित है। ये सारा कार्य संपूर्ण हो चुका है। नहर के इस चरण में 110% सिंचाई गहनता की व्यवस्था की गई है। यहाँ पर 110% कुछ भ्रम उत्पन्न कर सकता है, इसलिए ये जान लेना ज़रूरी है कि 110% से क्या अभिप्राय है। साल में अगर 100% भूमि पर एक बार कृषि की जाती है और फसल उत्पन्न की जाती है और उसी वर्ष में 10% दूसरी फसलों को भी खाली समय में उगा लिया जाता है, तो इस प्रकार से 100 + 10% की सिंचाई गहनता की व्यवस्था हो जाती है। सिंचाई गहनता
कुल सिंचित क्षेत्र एवं परियोजना के कृषि योग्य कमान क्षेत्र के बीच का अनुपात है, जो प्रतिशत में व्यक्त किया जाता है। कमान क्षेत्र में इस भाग में नियत की गई जल की मात्रा अपेक्षाकृत अधिक है, जो 5.23 क्यूसेक प्रति हजार एकड़ है। दूसरे चरण या स्टेज सेकंड की बात करते हैं। इस चरण का निर्माण कार्य भी 1978 तक पूरा हो जाना चाहिए था, किंतु इसका कुछ काम अधूरा रह गया। इस चरण में 256 किलोमीटर लंबी मुख्य नहर तथा 4800 किलोमीटर लंबी वितरिकाओं का निर्माण सम्मिलित है। इस परियोजना में कई बार संशोधन किया गया है। अब यह एक वृहत सिंचाई या एक्सटेंसिव इरिगेशन योजना है। एक्सटेंसिव इरिगेशन का अर्थ यह है कि प्रति हेक्टेयर जल की मात्रा को कम करके उतनी ही जल राशि को अधिक क्षेत्रफल की सिंचाई के लिए प्रयोग किया जाए। इसका उद्देश्य इस मरुस्थल के अधिक से अधिक क्षेत्र को सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराना है। इस चरण में सिंचाई की गहनता 80% है और प्रति हजार एकड़ 3.5 क्यूसेक है, जो प्रथम चरण के 5.23 क्यूसेक प्रति हजार से काफ़ी कम है। इस चरण में 3.66 लाख हेक्टेयर भूमि पर सिंचित चारागाहों को विकसित करने की योजना है। अब आते हैं इंदिरा गांधी नहर प्रोजेक्ट में कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम पर, या कमांड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम इन इंदिरा गांधी कैनाल प्रोजेक्ट। कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम देश की मुख्य तथा मध्यम सिंचाई कमान क्षेत्रों के विकास का उपागम है। इसका मुख्य लक्ष्य सिंचाई कमान क्षेत्र में उपलब्ध सिंचाई संभाव्यता तथा इसके उपयोग के अंतर को कम करना है। इंदिरा गांधी कमान क्षेत्र में यह कार्यक्रम 1974 में लागू किया गया था। इस कमान क्षेत्र में इसका बहुत ही अधिक महत्व है, जो इस प्रकार है। नंबर 1, बलुई मिट्टी में 30 से 50% जल की हानि होती है, क्योंकि जल रिस कर नीचे चला जाता है। इससे जल का पूरा उपयोग नहीं हो पाता और जल रिसने के कारण जलाक्रांतता व लवणता बढ़ती है, जिसको वाटर लॉगिंग भी कहते हैं। राजस्थान में कहते हैं सेम या सिमना। नीचे के रेतीली मिट्टी से पानी और लवण सिम सिम कर या रिस रिस कर ऊपर आता है, इसीलिए से सेम की समस्या कहते हैं। इस सेम के आने से या लवणता बढ़ने से या वाटर लॉगिंग होने से कृषि की उपज पर प्रभाव पड़ता है और यह कम हो जाती है। अतः नहरों को पक्का किया जा रहा है। यह एक नया बसा हुआ क्षेत्र है, जहां सार्वजनिक सुविधाओं के साथ साथ कृषि उपकरणों की आपूर्ति की आवश्यकता है। नंबर 3, वायु अपर्दन तथा मरुस्थलीकरण के कारण मुख्य नहर तथा इसकी शाखाओं में बड़ी मात्रा में रेत जमा हो जाती है और साथ ही कृषि भूमि का भी अपर्दन होता है। इंदिरा गांधी कमान क्षेत्र कार्यक्रम में निम्नलिखित कार्य पूरे किए जाने थे, जिसमें 1 नंबर पर कृषि विकास, जिसमें जल मार्गों को पक्का करना, भूमि को समतल करना तथा उसका पुनरुद्धार करना। 2, नहरों तथा सड़कों के किनारों पर तथा अन्य उचित स्थानों पर वृक्ष लगाना। टीलों का स्थिरीकरण करना तथा कृषि योग्य बंजर भूमि पर चरागाहों का विकास करना आदि। 3 है परिवहन, सार्वजनिक सुविधाओं तथा पेयजल की व्यवस्था करना। और लास्ट में 4, आधुनिक कृषि उपकरणों, उत्तम बीजों, रासायनिक खाद, कीटनाशक दवाइयों की आपूर्ति करना तथा किसानों को प्रशिक्षण देना। अब आते हैं इंदिरा गांधी कमान क्षेत्र में कृषि का विकास। एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट इन इंदिरा गांधी कैनाल प्रोजेक्ट। इंदिरा गांधी कमान क्षेत्र में सिंचाई की सहायता से शुद्ध कृषि भूमि तथा कुल कृषि भूमि में वृद्धि हुई है।
पहले 90% कृषि भूमि पर बाजरा, ग्वार, मूंग, मोठ, चने आदि सूखा सहन करने वाली फसलें बोई जाती थीं। सिंचाई की सुविधा उपलब्ध होने के पश्चात इस क्षेत्र के फसल प्रारूप में उल्लेखनीय परिवर्तन आया है। कपास, मूंगफली, गेहूं तथा सरसों जैसी वाणिज्यिक फसलों के क्षेत्रफल में तीव्र वृद्धि हुई। प्रथम चरण की कुल कृषि भूमि के लगभग 65% भाग पर ये फसलें बोई जाती हैं। सन 1984-85 में कुल कृषि भूमि के लगभग 1/4 भाग पर गेहूं की कृषि की गई। गेहूं के बाद कपास, सरसों तथा ग्वार का स्थान था। कमान क्षेत्र के निचले भाग में मूंगफली एक महत्वपूर्ण फसल बन गई। कपास, मूंगफली, चावल तथा गेहूं की प्रति हेक्टेयर उत्पादकता में भी तीव्र वृद्धि हुई है। ये वृद्धि सिंचाई के कारण ही हुई है। ग्वार, चना तथा सरसों की उत्पादकता परिवर्तनशील है क्योंकि इन फसलों को नियमित सिंचाई उपलब्ध नहीं है। फसलों के कुल उत्पादन में भी पर्याप्त वृद्धि हुई है। आशा है कि सिंचाई संसाधनों के पूर्ण विकास के बाद कमान क्षेत्र में सिंचाई संसाधनों के लगभग 37 लाख टन खाद्यान्न पैदा होंगे, जिनमें से 14.5 लाख टन प्रथम चरण में तथा 22.5 लाख टन द्वितीय चरण में होंगे। आज की बात इस मैप के बाद समाप्त करेंगे। इसके अंदर इंदिरा गांधी नहर प्रभाव क्षेत्र दिया गया है। इसके प्रभाव उत्थापन के अंतर्गत उत्थापन के अंतर्गत स्टेज फर्स्ट और स्टेज सेकंड के कमान क्षेत्र दिखाए गए हैं। इससे हमें अंदाज़ा लगता है किन किन क्षेत्रों में इस नहर के द्वारा सिंचाई उपलब्ध कराने के फलस्वरूप कृषि में आधारभूत परिवर्तन आया और उपज अत्यधिक बढ़ चुकी है। साथ ही साथ इन क्षेत्रों के निवासियों को इस उपलब्धि से फायदा हुआ है। जो ये पूरा क्षेत्र है, ये उत्पादन को बढ़ाकर अन्य क्षेत्रों में भी अनाज की उपलब्धि करवाने का काम करने लगा है। और इस क्षेत्र से, विशेषकर गंगानगर जिले से, भारत के कई क्षेत्रों में, गंगानगर और हनुमानगढ़ ज़िलों से भारत के दक्षिणी राज्यों में भी गेहूं उपलब्ध कराया जाने लगा है। आज की बात यहीं समाप्त करते हैं। आज जो आपने ये बात सुनी उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।